नमस्कार स्टूडेंट्स। यूनिवर्सिटी में जो फायर क्लेम अकाउंट के लिए एमसीक्यूज पूछे गए थे उसका हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए फर्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द ट्रेडर एंड द इंश्योरेंस कंपनी टू। सो क्वेश्चन क्या है इनका क्वेश्चन है कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, वो किसके बीच में? इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द ट्रेडर एंड द इंश्योरेंस कंपनी टू। लेकिन किसके लिए होता है इन दोनों के बीच में? बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑब्वियस है। वो क्यों होता है? कॉम्पनसेट द लॉस सफर्ड बाय द ट्रेडर। क्योंकि ट्रेडर को कोई भी लॉस हो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए वो इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता है और उन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब इंश्योरेंस फायर क्लेम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट इंश्योरेंस हैं, लेकिन वो हम आगे डिस्कस करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट। द एवरेज क्लोज इन लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी प्रोटेक्ट द। अब देखिए एवरेज क्लोज के रिगार्डिंग प्रैक्टिकल मैंने एक वीडियो बनाया है, सिर्फ 4-5 मिनट्स का है। आप मेरी चैनल पे जाइए और एवरेज क्लोज बहुत क्लियर हो जाएगा ये एवरेज क्लोज है क्या। हम भी डिस्कस करेंगे आगे, क्योंकि इसमें एमसीक्यू में भी एक छोटा क्वेश्चन है, सो आगे आएगा। लेकिन देखिए द एवरेज क्लोज इन लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी प्रोटेक्ट द। किसको प्रोटेक्ट करता है? इंश्योरेंस कंपनी को, क्रेडिटर्स को, ऑल ऑफ द अबव? नहीं, वो इंश्योरेंस होल्डर को, यानी इंश्योरर जिसने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है उनको प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि उनके प्रॉफिट में कोई लॉस हुआ तो फिर उसे कुछ कॉम्पनसेशन में कुछ मिलेगा, इसलिए सो इंश्योरेंस होल्डर विल बी प्रोटेक्टेड। ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और ये एवरेज क्लोज का है। देखिए एवरेज क्लोज, स्टॉक ऑफ गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 8 लाख। सो हम कह सकते हैं स्टॉक बर्न बाय फायर 8 लाख। सो 8 लाख का गुड्स आपका डिस्ट्रॉय हो चुका है। स्टॉक ऑफ गुड्स साल्वेज्ड 2 लाख। इसका मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स? इसका मीनिंग ये होता है कि 8 लाख का गुड्स आपका जल गया और 2 लाख रुपीस का गुड्स आपने सेव कर लिया, साल्वेज कर लिया। इसका मतलब ऑन द डेट ऑफ फायर अकर्ड, जब आग लगी थी तब आपके गोडाउन में 10 लाख रुपीस का स्टॉक होना चाहिए। क्योंकि आउट ऑफ 10 लाख आपने 2 लाख साल्वेज यानी सेव कर लिया है, उसको बचा लिया है, और 8 लाख का गुड्स आपका डिस्ट्रॉय हुआ है। सो टोटल स्टॉक गोडाउन में होना चाहिए था 10 लाख। ओके, अब वैल्यू ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, और पॉलिसी कितनी ली है? 7 लाख। अब मैं जो बोल रहा हूँ ठीक से सुनना सब लोग। आपके गोडाउन में स्टॉक 10 लाख है, सो आपकी पॉलिसी एटलीस्ट 10 लाख रुपीस की होनी चाहिए, है ना? क्योंकि 10 लाख का स्टॉक रखते हो तो पॉलिसी भी 10 लाख के लिए रखनी चाहिए आपको। लेकिन आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी सिर्फ 7 लाख की है। इसका मतलब जो गुड्स अवेलेबल है या जो स्टॉक अवेलेबल है या जो असेट की वैल्यू है उससे कम वैल्यू की अगर आप पॉलिसी लेते हो या पॉलिसी रखते हो तब एवरेज क्लोज अप्लाई होता है। सो एवरेज क्लोज कब अप्लाई होता है? सो एवरेज क्लोज इज अप्लाइड व्हेन इंश्योरेंस पॉलिसी वैल्यू इज लेस देन वैल्यू ऑफ असेट। क्लियर है? जब असेट की वैल्यू जो होगी उससे कम इंश्योरेंस पॉलिसी होगी तब एवरेज क्लोज अप्लाई होगा। चलिए इन चार में से एक आंसर है, देखते हैं हम। सो वैल्यू ऑफ गुड्स ऑन द डेट ऑफ फायर 8 + 2, 10 लाख का गुड्स था आपके पास और उसमें से आपने सेव कर लिया 2 लाख। सो वैल्यू ऑफ गुड्स बर्न बाय फायर 8 लाख का गुड्स आपका जल गया। अब देखिए यहाँ पे लिखा है एवरेज क्लोज इज अप्लाइड ड्यू टू वैल्यू ऑफ इंश्योरेंस इज लेस देन वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। क्योंकि आपके पास स्टॉक 10 लाख रुपीस का है और इंश्योरेंस आपने 7 लाख रुपीस का निकाला है। सो
मैं कह सकता हूँ कि 70% अमाउंट का इंश्योरेंस है। 70%, 10 लाख का 70% कितना होता है? 7 लाख। सो आपका गुड्स जो भी जल गया है ना, उसका 70% मिलेगा। देखिए 8 लाख का 70% कर दीजिए, 560 हो जाएगा। अदरवाइज ये फॉर्मूला है आपके पास। देखिए ये रही फॉर्मूला, अमाउंट ऑफ क्लेम इज इक्वल टू गुड्स बर्न बाय फायर मल्टीप्लाई विथ सम इंश्योर्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू ऑफ असेट। सो गुड्स बर्न बाय फायर ये रहा 8 लाख, सम इंश्योर्ड वैल्यू 7 लाख डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू ऑफ असेट, यानी ऑन द डेट ऑफ फायर कितना स्टॉक आपके पास था? 10 लाख। सो 5,60,000, 5,60,000 वो अमाउंट ऑफ क्लेम होगी। अच्छा सर, अगर इंश्योरेंस ज्यादा होता तो? समझो अगर इंश्योरेंस 11 लाख का होता फ्रेंड्स, तब कोई क्वेश्चन नहीं था, जितना गुड्स बर्न बाय फायर है वही अमाउंट ऑफ क्लेम बन जाता। अमाउंट ऑफ क्लेम, अमाउंट ऑफ क्लेम वो अमाउंट कितनी होती? गुड्स बर्न बाय फायर जितनी ही। कब? जब आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी ज्यादा होती है या इक्वल टू वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर होती है तब। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। Consequential loss policy for fire insurance gives insurance against। देखिए ये क्या होता है, consequential loss policy क्या होती है? मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको कि समझो आग लगी आपके गोडाउन में या शोरूम में, आपकी शॉप में आग लगी। वेरी नेक्स्ट डे आप अपना बिजनेस रन नहीं कर सकते। सो उस बिजनेस को रन करने में हो सकता है 2 और 3 मंथ्स या 4 मंथ्स लगते हैं। और ये जो पीरियड होता है ना, 3 to 4 मंथ्स, इस पीरियड में आपका जो रूटीन सेल होता है ना, उतना सेल नहीं होता। अब उतना सेल नहीं होता, इसलिए होता क्या है, आपका जो प्रॉफिट होना चाहिए था वो प्रॉफिट नहीं होता। और वो प्रॉफिट नहीं होता तो जितना भी प्रॉफिट कम हुआ ना, जितना प्रॉफिट कम हुआ उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी आपको अश्योरेंस देगी कि भैया आपका जितना प्रॉफिट कम हुआ वो अमाउंट हम कॉम्पनसेट करेंगे। लेकिन पहले आप एक काम कीजिए, ये पॉलिसी ले लीजिए। कौन सी पॉलिसी? कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। समझ रहे हो आप? सो कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी किसके लिए होती है? क्योंकि आग लगने के बाद हमारा बिजनेस रूटीन स्टार्ट हम नहीं कर सकते। सो ये जो हमारा बिजनेस ड्यूरिंग द इंडेमनिटी पीरियड जो इंटरप्ट हुआ है, जो डिस्टर्ब हुआ है, उससे हमारा प्रॉफिट कम हो गया। और प्रॉफिट कम हो गया तो वो कम प्रॉफिट जितना हुआ उसको कॉम्पनसेट करेगी इंश्योरेंस कंपनी। लेकिन वो कब करेगी? जब आपके पास ये पॉलिसी होगी, कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। ठीक है। सो कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी फॉर फायर इंश्योरेंस गिव्स इंश्योरेंस अगेंस्ट, किसके लिए? प्रॉफिट एंड लॉस के लिए होता है। ये किसके लिए होता है? प्रॉफिट लॉस। याद रखना, ये तो अलग बात है, स्टॉक डिस्ट्रॉय होना या असेट लॉस होना उसकी पॉलिसी अलग होती है। लॉस ऑफ लाइफ वो तो लाइफ इंश्योरेंस होता है, लेकिन कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी किसके लिए है? प्रॉफिट लॉस के लिए। ओके, इस इससे ही मिलता जुलता एक क्वेश्चन है कि कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी इंडेमनीफाइज, ये किसके लिए है? ऑब्वियस है, अभी बात की प्रॉफिट लॉस यानी रेवेन्यू लॉसेस के लिए। आपको जो रेवेन्यू लॉस होगा, आपका जो रूटीन लॉस होगा, उसके सामने ये पॉलिसी होती है। ओके, नेक्स्ट। फायर इंश्योरेंस प्रोवाइड्स कवर फॉर। फायर इंश्योरेंस किसके लिए होता है? ऑब्वियस है, टेंजिबल असेट्स के लिए, है ना। फायर इंश्योरेंस टेंजिबल असेट्स के लिए होता है। इंटेंजिबल, इंटेंजिबल जिसको हम देख ही नहीं सकते, वो जलेगा कैसे? फिक्टिशियस असेट्स, ये भी नहीं होता, है ना। फिक्टिशियस असेट्स ये तो क्या है? ये तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। फिर बिजनेस एम्प्लॉइज, नहीं नहीं। सो आपका आंसर होगा टेंजिबल असेट्स। सो फायर इंश्योरेंस प्रोवाइड्स कवर फॉर टेंजिबल असेट्स। ओके, और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन किसके लिए है? ये क्वेश्चन है कि आपके पास ओपनिंग स्टॉक था 30,000 का, फिर आपने आग लगी तब तक और एक परचेस कर ली थी 2,25,000 की। सो 30,000 का स्टॉक था,
2,25,000 की परचेज कर ली एंड सेल्स टिल द डेट ऑफ फायर इज रुपीज 3,15,000, सो 3,15,000 का सेल किया है, और सेल किया है तो ऑब्वियस है उसमें प्रॉफिट इंक्लूड होता है। फिर स्टॉक ऑफ गुड्स साल्वेज्ड इज रुपीज 4,125, और आपने 4,125 का गुड्स सेव कर लिया है, एंड द रेट ऑफ जीपी ऑन कॉस्ट इज 50%। याद रखना ये रेट ऑफ जीपी ऑन कॉस्ट है, ऑन सेल्स नहीं है ना, ऑन कॉस्ट है, इज 50%। देन द कॉस्ट ऑफ गुड्स बर्न बाय फायर इज, ओके, सो कितना गुड्स आपका जला होगा वो आपको बताना है। चलिए, अब ऑन द डेट ऑफ फायर अकर्ड एट गोडाउन या एट शॉप जो भी होगा, कितना स्टॉक था उसको चेक करने के लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट ड्रॉ करना पड़ेगा। ट्रेडिंग अकाउंट आप सबको पता है, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं जो क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा 30,000। फिर परचेज लिखते हैं, परचेज भी क्वेश्चन में गिवन है, लिख दिया हमने। सेल्स भी क्वेश्चन में गिवन है, सेल्स भी लिख दिया। अब ये सेल्स जो हुआ है उसमें प्रॉफिट भी होगा, उसका प्रॉफिट उसके सामने आता है। अब प्रॉफिट कितना, तो प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे है, देखिए क्या लिखा है, ग्रोस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इज 50%। अब आपको याद होना चाहिए ये जीपी ऑन कॉस्ट है, और हमारे पास क्या है, हमारे पास तो सेल्स है। अब सेल्स का प्रॉफिट कितना, सो ये आपको पता होना चाहिए कि प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 50%, जो क्वेश्चन में गिवन है। इसका मतलब क्या होता है, प्रॉफिट ऑन सेल्स 33 एंड 1/3%, 33 एंड 1/3% यानी 1/3। और इसको अगर समझना है आपको तो ये कैसे आया, तो आपको अज्यूम कर लेना है कि समझो अगर कॉस्ट 100 है तो उसमें प्रॉफिट होगा 50, सो कॉस्ट में 100 प्लस 50 कर दीजिए, सो 150। सो सेलिंग प्राइस आपकी हो जाएगी 150, और 150 सेलिंग प्राइस में 50 प्रॉफिट, सो 3,15,000 सेल्स में कितना प्रॉफिट हो सकता है ना। सो 1,05,000 आपका जीपी हो जाएगा। सो ये ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया है, ये मिसिंग फिगर है। यहाँ पे टोटल करेंगे, फिर वो टोटल इस तरफ जाएगा और फिर ये डिफरेंस में मिलेगा। सो ऑन द डेट ऑफ फायर जब आग लगी थी ना तब 45,000 का स्टॉक था ये, सो यहाँ पे मैंने लिखा, देखिए ये वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर 45,000 का स्टॉक था। गुड साल्वेज्ड कितना सेव कर लिया, 4,125, ये रहा। सो आग लगी उस दिन 45 था, उसमें से 4,125 सेव कर लिया। सो गुड्स बर्न बाय फायर इज 40,875, सो ये आपका आंसर होगा 40,875। इसके शॉर्ट क्वेश्चंस कहीं बार आते हैं, ये एमसीक्यू में है लेकिन वो प्रैक्टिकल में शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है। चलिए जल्दी से नेक्स्ट, उसके जैसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल कॉपी क्वेश्चन है, इसको देख के आपको खुद सोचना चाहिए। देखिए ये रहा ओपनिंग स्टॉक, ये रहा परचेज, फिर ये रहा सेल्स, यहाँ पे चला गया, फिर गुड साल्वेज, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट लिखा है, सो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 50, सो प्रॉफिट ऑन सेल्स 33 एंड 1/3, सो इसका 2,10,000 का 33 एंड 1/3, सो 70 टोटल कर दिया, टोटल यहाँ पे रखा, डिफरेंस में क्लोजिंग स्टॉक मिला, और स्टॉक में से कितना सेव किया, 2,750, सो रिमेनिंग गुड्स बर्न बाय फायर 2,750, सो ये आंसर है आपका 2,750। और एक क्वेश्चन फॉर द ईयर 2016, 17, 18, if the rate of GP were 15%, 20% and 18% respectively, then what will be the rate of GP for the year 2019? देखिए हमने प्रीवियस क्वेश्चन देखा था ना, उसमें हमने निकाला था कि 33 एंड 1/3% ऑन सेल। वो क्वेश्चन में अगर दे दिया है तब ठीक है, अगर नहीं दिया तो फिर प्रीवियस ईयर्स में जो आपका मार्जिन है ना उसकी एवरेज निकालनी पड़ती है। सो हमने यही किया है 15, 20, 18, उसकी एवरेज निकाली है, और ये एवरेज हो रही है आपकी, ये टोटल इसका हुआ 53 डिवाइड बाई 3, सो 17.67, ये आंसर है। सो लास्ट जितने ईयर्स की इंफॉर्मेशन दी गई है उसका जीपी निकाल के उसकी एवरेज कर दीजिए,
वो आपका आंसर होता है करंट ईयर के लिए। मैंने पहले ही बोला है कि फायर क्लेम के लिए 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के वीडियो हैं। अगर उसको आपने देख लिया ना और साथ में एमसीक्यू देख लिया, पूरा चैप्टर रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म। लेकिन आपको फिर भी कुछ और क्वेश्चंस भी देखने चाहिए, लेकिन ये मैंने जितना करवाया है उतना प्रायोरिटी बेस देख लेना चाहिए। चलिए, ये है कॉन्सिक्वेंशियल लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, देखते हैं क्या है। इंडेमनिटी पीरियड इज 3 months एंड सेल्स ड्यूरिंग इंडेमनिटी पीरियड इज 81,000। सो इंडेमनिटी पीरियड आपका 3 months है। ये 3 months का मतलब क्या? जब आग लगी तब से आपका रेगुलर बिजनेस स्टार्ट हुआ ना, वहां तक का पीरियड। आग लगी और रेगुलर बिजनेस स्टार्ट हुआ, बीच में आपका पीरियड है ना, वो बिजनेस इंटरप्ट हुआ रहता है, वो डिस्टर्ब हुआ होता है, आप रेगुलर सेल नहीं कर पाते, वो पीरियड आपका 3 months का है। सो वहां सेल हुआ 81,000 और सेल्स इन प्रीवियस ईयर फॉर करस्पॉन्डिंग इंडेमनिटी पीरियड इज 1,50,000। और ये 3 months लास्ट ईयर के साथ हम कंपेयर करें तो लास्ट ईयर में 1,50,000 का सेल हुआ था, करंट ईयर 81,000 का सेल हुआ। और आपका एनुअल टर्नओवर है 6 लाख एंड रेट ऑफ इंक्रीज इन सेल 10%। देखिए, एवरी ईयर आपका सेल्स है ना वो 10% के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है। सो लास्ट ईयर अगर आपने इस 3 months में 1,50,000 सेल्स किया था, तो इसका 10% यानी 15,000, देखिए ये लिखा है मैंने, स्टैंडर्ड सेल्स इन प्रीवियस ईयर फॉर करस्पॉन्डिंग इंडेमनिटी पीरियड 150 था। सो अगर 10% इंक्रीज होता है तो करंट ईयर आपका सेल्स होना चाहिए था 1,65,000, लेकिन हुआ कितना, 81,000। इसका मतलब ये शॉर्ट सेल्स है, इतना सेल्स कम हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही है कि शॉर्ट सेल्स कितना हुआ। सो 84,000 वो आपका आंसर होगा, 84,000। If indemnity period is 3 months and sales during indemnity period is 27,000, सेल्स इन प्रीवियस, ये सेम क्वेश्चन है। देखिए, लास्ट ईयर हमारा सेल था 50,000, एवरी ईयर हम ग्रो कर रहे हैं 10% के हिसाब से, इंक्रीज इन सेल्स 10%। सो 50,000 10% इंक्रीज, सो 55 होना चाहिए था, लेकिन हुआ कितना, 27,000। सो 28,000 सेल्स कम हुआ, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट सेल।